चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि निर्धारित है कि कक्षा 10 का पेपर मैथमेटिक्स का आने वाला है। 27 तारीख को आपकी परीक्षा है। आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे। 15 मिनट जो निर्धारित है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक, ये बहुविकल्पीय हैं। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, 20 प्रश्न, और इनमें आपको ओमार पर भरना है। आप सही से भरेंगे और जिनके उत्तर आपको ओमार शीट पर देने हैं। ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात ना तो उसे काटा जा सकता है और ना ही उसे इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, नहीं क्लियर है ना, व्हाइट वाला क्लियर था ज्यादा ना। चलिए, तो हम लोगों के पास एक मॉडल पेपर है। पहला जो सवाल है बहुविकल्पीय का सवाल है। इसको ओएमआर पर जो भी विकल्प सही होगा उसे भरना रहेगा। कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं, स्पष्ट है, स्पष्टता आवाज देखो आ रही है। आवाज मिल पा रही है? चलिए, देखो इसमें अगर डाटा डिस्टर्ब कर रहा हो तो अपना वाला कनेक्ट कर दो। हाँ, कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमारे पास फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। या इसे हम कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या, एक संख्या आपकी 12 है तो फर्स्ट के स्थान पर 12 रख देंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी सेकंड ज्ञात करना है। एचसीएफ आपका 3 है और एलसीएम आपका 60 है। तो सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यह जाएगा 3 गुणे 60 बटा 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। साफ आ रहा भी है? तो जब हमारी का आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, लासा मासा से कुछ क्वेश्चन और हैं आपके पास, देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सवाल आपका ये है कि यदि 65 और 117 65 और 117 65 और 117 का एचसीएफ, 65 और 117 का एचसीएफ, ये देखिए। हाँ, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान पूछ रहा है। चलिए, ये भी लासा मासा का ही सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 65 और 117 का एचसीएफ
65m माइनस 117 यानी HCF ऑफ 65 कामा 117 बराबर है 65m माइनस 117। तो इसमें क्या करेंगे हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। 65 और 117 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो 65 का हो जाएगा, फैक्टर करेंगे 5 गुणे 13। 117 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 9 117। कॉमन टर्म जो है वो 13 है, तो यानी HCF आपका हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा 13। तो इनके HCF के जगह पर हम क्या रख देंगे? 13 रख देंगे, बराबर है 65m माइनस 117। उधर माइनस 117 इधर आएगा प्लस 117 हो जाएगा, बराबर 65m। तो यम का मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 130, और 65 उधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यम बराबर आपका आ जाएगा 65 दूना 130। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यम का मान इस तरह से प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, मतलब 65 और 117 का HCF, तो 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे, आ जाएगा 13। और जब 13 आ जाएगा तो 13 हम 65m माइनस 117 बराबर कर देंगे 13, उधर माइनस 117 इधर आएगा प्लस 117, 13 में 117 जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा। 65 उधर गुणा में इधर आएगा भाग में, 130 को 65 से भाग कर देंगे, यम की वैल्यू हो जाएगी 2। अगला एक क्वेश्चन और भी लासा मासा का है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लासा मासा का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख, ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, P बराबर AB स्क्वायर, Q बराबर A क्यूब B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्या है, तो लासा होगा P और Q, यानी P और Q का लासा होगा। तो P की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है AB स्क्वायर, और Q की वैल्यू जो दी हुई है वो A क्यूब B दी हुई है। Q की वैल्यू जो दी हुई है वो दिया हुआ है A क्यूब B। अब लासा पूछ रहा है, तो यहाँ जो लासा होगा मतलब वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो A और A क्यूब दोनों किस संख्या को विभाजित करेंगे? तो A क्यूब को विभाजित करेंगे। B और B स्क्वायर किसको विभाजित करेंगे? B स्क्वायर को विभाजित करेंगे। यानी अब आप अगर इसका एलसीएम ज्ञात करने कहा जाएगा तो जो बड़ा घात वाला पद होगा A क्यूब है ना, A क्यूब उतर आएगा, B स्क्वायर और B में जो बड़ा घात होगा वो एलसीएम हो जाएगा B स्क्वायर। अगर यही सवाल HCF पूछता, क्या पूछता? HCF पूछता, तो जो छोटा घात वाला होता, छोटा घात वाला A और A क्यूब में A, B स्क्वायर और B में B, तो ये HCF हो गया। एलसीएम हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर, A क्यूब B स्क्वायर। तो आपसे लासा पूछ रहा है, नहीं एलसीएम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए एक सवाल और है इसी पर, लासा मासा पर ही है।
ये भी इसी टाइप का सवाल है। देखिए कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर दिया है एक्स वाई क्यूब। लासा पूछ रहा है तो लासा हम लोग जानते हैं बड़ा घात वाला होगा, एक्स क्यूब और एक्स का लासा हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब का लासा हो जाएगा वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अगर यही सवाल HCF पूछ रहा होता आपसे बाई चांस, तो एक्स क्यूब और एक्स का HCF हो जाएगा एक्स, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब का HCF हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो HCF हमसे पूछ नहीं रहा है, LCM पूछ रहा है, लेकिन हमसे कहीं HCF पूछा जा सकता है तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। चलिए तो ये जो हमारा हम लोगों ने इस टाइप में देखिए किन्हीं दो संख्याओं का लासा दिया था 60, मासा दिया हुआ था 3, एक संख्या 12 दी हुई थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या आपकी कितनी थी? 12, दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, लासा 60 था, मासा 3 था, तो पहली संख्या, तो ये फार्मूला लगा करके लगा देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा, सवाल हो ही गया। फिर एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्योत्तर, शून्योत्तर मतलब होता है शून्य से इतर, शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य से इतर, माने शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके अगर हम कोई परिमेय संख्या ले लें, जैसे हमने 3 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या ले लिया जैसे √2 ले लिया अपरिमेय संख्या, तो ये आ जाएगा 3 √2, और 3 √2 क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब सदैव अपरिमेय संख्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर कह रहा है रेखा समीकरण x धन 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x धन 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेखाएं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 हो और दूसरी रेखा है आपकी a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, अब इन दोनों रेखाओं के या तो एक हल हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय, एक हल को ही अद्वितीय हल बोला जाता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये होता कब है? यानी कि इससे दो रेखाएं निरूपित हो, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही समीकरण का क्या होता है? हल होता है। तो ये तो हुआ ज्यामितीय रूप। अगर हम इसको गणितीय रूप में देखें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा। तो इसका मतलब दोनों समीकरण एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे और उनसे जो रेखाएं बनेंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा इसमें है अनेक हल होते हैं। अनेक हल कब होंगे? जब रेखाएं संपाती होंगी, माने एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा ऐसे चली जाए, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चली जाए तो उसको हम बोलते हैं अनेक हल। मतलब हर एक बिंदु पर रेखाएं क्या कर रही होती हैं? प्रतिच्छेद कर रही होती हैं। हिमांशु बता दो। अनेक हल होंगे, ये किस कंडीशन में होता है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के तब अनेक हल होते हैं। और तीसरा है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद ना करें, रेखाएं प्रतिच्छेद ना करें इसका मतलब क्या हो गया कि रेखाएं परस्पर समांतर हों। तो रेखाएं समांतर होने का मतलब
समांतर कब होगा? जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल हो C1 अपान C2। A1 क्या है? पहले समीकरण से x का गुणांक। B1 क्या है? पहले समीकरण से y का गुणांक। C1 क्या है? अचर पद। A2 क्या है? दूसरे समीकरण से x का गुणांक। B2 है दूसरे समीकरण से y का गुणांक। और C2 आपका अचर पद है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर x का गुणांक अगर पहले समीकरण से देखा जाए तो x का गुणांक यहां 1 है, तो ये हो जाएगा A1 अपान A2। A1 अपान A2 की वैल्यू A1 का मान 1 और A2 का मान ये 4 लिखा हुआ इस समीकरण से, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे हम देख पा रहे हैं कि B1 अपान B2 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, B1 की वैल्यू है आपकी 2 और B2 की वैल्यू है आपकी 8, यहां से 8 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अगर हम बात करें कि C1 अपान C2, C1 अपान C2, तो C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -20, माइनस माइनस कैंसिल 1/4। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। रेखाएं समपाती हो जाएगी, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फिर कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, यानी कि वो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 70 और 125 को भाग किया जाए तो 70 को भाग करने पर 5 शेषफल आता है और 125 को भाग करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे कि 70 में से 5 घटा लेंगे, आ जाएगा 65, और 125 में से 8 घटा लेंगे, आ जाएगा 117। 117 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। ये जो शेषफल एक्स्ट्रा बच रहा था इसको हमने घटा दिया, तो 70 को जब भाग दे रहे थे तो शेषफल 5 बच रहा था, 125 को जब भाग दे रहे थे तो शेषफल 8 बच रहा था। तो 70 में से हमने 5 को कम कर दिया, आ गया 65। 70 को हमने 70 में से हमने 5 कम कर दिया, 65 आ गया। 125 में से 8 को कम कर दिया, 117 आ गया। साइन तो ज्यादा नहीं है रही, ठीक, फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। तो चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लो, 13 × 5 = 65, और 117 में अगर हम देखेंगे तो 3 × 3 × 13, यानी एचसीएफ आ जाएगा आपका 13। वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 हो जाएगी, जिसे हम देखो अब 70 को 13 से भाग करेंगे, 13 × 5 = 65, 5 शेषफल आ रहा है। 125 को 13 से भाग करेंगे, 13 × 9 = 117, 8 शेषफल आ रहा है, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आगे जो आपका क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12 और 15। अब देखिए हमारे पास दो तरीका, एक तरीका तो है कि सीधे सीधा हम इसको जोड़ लें, एक तरीका है इसमें समांतर श्रेणी का योगफल वाला फार्मूला लगा दें, है ना। तो छोटा सवाल है, इसको सीधे सीधा आप क्या कर लें, जोड़ लें। 9, 6, 15, 15, 15, 30 और 12, 3, 15, 30 बार 15, 45, यानी ऑप्शन नंबर 1। और चाहें तो इसमें लगा दें Sn बराबर होता है n/2 a + l, समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला। कितने पद हैं, 5 गुणज है ना, तो n के जगह पर 5 हो जाएगा, 5/2। पहला पद आपका कितना है, 3 है, और अंतिम पद कितना है, 15 है।
तो ये आपका आ जाएगा 5/2 और 15 3 18, 2 9 18, 9 5 45। चाहे तो आप इस प्रोसेस से लगा सकते हैं, और चाहे तो आप ये Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी से भी आप इसको लगा सकते हैं। और चाहे तो चूंकि छोटे अंक हैं, छोटे अंक हैं, इनको आप चाहें तो ऐसे सीधे सीधा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करा दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विभक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, में से निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है और केवल ए सही है। तो हम लोग जानते हैं आपके पास जो द्विघात समीकरण ax² - bx c बराबर 0, इसका जो विभक्तर डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर होता है b² - 4ac। अब विभक्तर पर ही मूलों के प्रकृति निर्भर करते हैं, विभक्तर पर ही मूलों के प्रकृति निर्भर करते हैं, मूलों के प्रकृति नेचर निर्भर करते हैं। अगर हम लोग जानते हैं अगर विभक्तर का मान, यानी आप कह सकते हैं b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। अगर हम कहीं विभक्तर का मान 0 पा गए तो मूल वास्तविक तो होंगे परंतु समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब अगर कहीं d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ऋण आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है आपके। तो इसमें इसका पहले हम विभक्तर चेक करें। तो सवाल हमारा दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। a की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 है, b की वैल्यू अगर देखा जाए तो -4 है, और c का मान अगर देखा जाए तो 3 है। साफ दिख रहा है?